इस तरह से अल्कोहलों का वर्गीकरण जान लेने के बाद आइए अब हम इनकी नाम पद्धति जानते हैं। सबसे पहले हम अल्कोहल की नाम पद्धति जानेंगे, यानी कि इनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। वैसे कक्षा 11वीं में हमने जब हाइड्रोकार्बन या उनके व्युत्पन्नों का नामकरण देखा था, तब हमने अल्कोहलों के नामकरण को सीखा था। इसे हम पुनः दोहराते हैं। जब भी हम अल्कोहल का नामकरण करते हैं तो अल्कोहल का नामकरण सामान्य पद्धति से भी किया जाता है। जैसे कि इसका जो सामान्य नाम दिया जाता है उसमें हाइड्रॉक्सिल समूह से जुड़े हुए जो एल्किल समूह होते हैं उनके नाम के साथ यहाँ पर अल्कोहल सफिक्स के रूप में जोड़ दिया जाता है और इस तरह से इनका नामकरण किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसे सामान्य रूप से हम इस तरह से देखेंगे ROH, जो कि अल्कोहल की सामान्य संरचना होती है, जिसमें कि R जो होगा वह कोई एल्किल समूह होगा और जो OH है वह अल्कोहल होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास है CH3OH, तो यहाँ पर CH3 जो कि मेथेन से निर्मित एल्किल समूह है और इसे हम कहते हैं मेथिल, और साथ ही साथ इसमें जो OH समूह है इसके लिए शब्द उपयोग में लाया जाएगा अल्कोहल। तो इस तरह से इस समूह का जो इस यौगिक का जो नाम होगा वो हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह से दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर है CH3 CH2OH। तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर 4 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन की एक श्रृंखला है, यानी कि ये ब्यूटेन से निर्मित है, और ब्यूटेन से निर्मित है यानी कि जो एल्किल समूह होगा उसे हम कहेंगे ब्यूटिल। क्यों? और चूंकि ये जो सीधी श्रृंखला है, किसी प्रकार की शाखित श्रृंखला नहीं है, इसलिए इसका जो एल्किल मूलक होगा वह कहलाएगा नॉर्मल ब्यूटिल, और साथ ही साथ इसमें पीछे हम अल्कोहल जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल। इस तरह से सामान्य नाम इसमें दिए जाते हैं। लेकिन जब हम इनका IUPAC पद्धति से नामकरण करते हैं तो हम कुछ नियमों को ध्यान में रखते हैं। IUPAC पद्धति में हम अल्कोहल का नामकरण करने के लिए अल्कोहल जिस भी एल्केन का व्युत्पन्न होता है उस एल्केन के अंग्रेजी नाम के अंत के ई को हटाकर यहाँ पर हम OL यानी कि ऑल सफिक्स या यहाँ पर अनुलग्न का उपयोग उसे जोड़ देते हैं। इसी तरह से साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रतिस्थापी होते हैं, यदि हाइड्रॉक्सिल समूह के अलावा अन्य प्रतिस्थापी हैं तो उनको प्रतिस्थापियों की स्थिति को दर्शाने के लिए हम अंकों का उपयोग करते हैं। और यदि हमारे पास लंबी कार्बन श्रृंखला वाला अल्कोहल है तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके लिए हम पहले लंबी श्रृंखला कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनेंगे और उसके बाद इनका क्रमांकन उस तरफ से करते हैं जिधर से हाइड्रॉक्सिल समूह पास होता है। इस तरह से और साथ ही साथ हाइड्रॉक्सिल समूह तथा अन्य जो प्रतिस्थापी समूह वहाँ पर उपस्थित हैं उनकी स्थिति को दर्शाने के लिए हम उस कार्बन संख्या के द्वारा दर्शाते हैं जिस कार्बन से ये जुड़े हुए होते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण है CH3OH। यहाँ पर हम जानते हैं कि जो एल्केन है यहाँ पर एक कार्बन वाला है यानी कि मेथेन है, तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो मेथेन जो है उसके नाम के अंत का ई हटा देंगे और वहाँ पर हम OL ऑल यहाँ पर उपयोग में लाएंगे, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। इसी तरह से हम अन्य उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है CH3 CH2 CH2OH। यहाँ पर 3 कार्बन वाला ये हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न है, यानी कि यहाँ पर जो 3 कार्बन वाला एल्केन होगा प्रोपेन, और उसके नाम के अंत का ई हटाकर हम यहाँ पर अंत में OL ऑल जोड़ेंगे। साथ ही साथ चूंकि यहाँ पर 3 कार्बन हैं और यहाँ पर जो हाइड्रॉक्सिल समूह है वह पहले वाले कार्बन पर
उपस्थित है और इसलिए इसकी स्थिति को दर्शाने के लिए हम उस कार्बन की संख्या को भी लिखेंगे। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। इसी तरह से हम और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है CH3CH, इससे जुड़ा हुआ है OH और साथ में CH3। तो यहाँ पर हम देखें कि सबसे पहले हम कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करते समय यहाँ पर 3 कार्बन हमें दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, और साथ ही साथ जो हाइड्रोक्सिल समूह है वह बीच वाले यानी कि दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर और ये 3 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न है, तो इसके लिए यहाँ पर नाम इसका जो नाम होगा वो लिखा जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन लिखते समय हम अंत के ई को नहीं लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम इसकी जो हाइड्रोक्सिल समूह की स्थिति दर्शाएंगे जो कि 2 है, तो उसके बाद हम लिखेंगे प्रोपेन 2 ऑल। तो इस तरह से इसका नामकरण होगा। इसी तरह से हमें जितनी भी लंबी श्रृंखला हो या शाखित श्रृंखला हो या फिर हाइड्रोक्सिल समूह के अलावा यहाँ पर कोई भी अन्य प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हो, तो उनका नामकरण हम इसी विधि के द्वारा करते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, CH3CH और इससे जुड़ा हुआ एक मेथाइल समूह है CH3 और इसके बाद CH2OH। यहाँ पर भी सबसे पहले हम जो लंबी कार्बन श्रृंखला है उसका क्रमांकन करेंगे और क्रमांकन उस तरफ से करेंगे जिधर से हाइड्रोक्सिल समूह पास है। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रथम पहला जो नंबर हम देंगे उस कार्बन को देंगे जिसपे हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, फिर ये दूसरा कार्बन होगा और ये तीसरा कार्बन होगा। यहाँ पर हम देखें कि जो दूसरा कार्बन है वहाँ पर एक अन्य प्रतिस्थापी मेथाइल समूह उपस्थित है। तो यहाँ पर मेथाइल समूह की भी स्थिति को यहाँ पर दर्शाएंगे और जो भी अन्य प्रतिस्थापी होंगे उन्हें हम प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे, पहले लिखेंगे और उसके बाद हम वर्ड रूट यानी कि मुख्य जो कार्बन श्रृंखला है उसका नाम लिखेंगे और फिर नाम का अंत हम मुख्य जो हमारा क्रियात्मक समूह है यानी कि ऑल हाइड्रोक्सिल समूह से करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 2 मेथाइल प्रोपेन 1 ऑल। तो इस तरह से हम इन भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण ले सकते हैं। जैसे एक यहाँ पर उदाहरण और हम लेते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि CH3C और इसके बाद हम देखें C से एक और यहाँ पर जो साइड श्रृंखला यहाँ पर CH3 ऊपर दिख रहा है, CH3 नीचे भी दिख रहा है और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है एक OH समूह। तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले लंबी श्रृंखला चुननी है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यदि हम बाईं ओर से यदि हम हाइड्रोक्सिल समूह से लंबी श्रृंखला चुनेंगे तो हमें 2 ही कार्बन यहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन यदि हम ऊपर से नीचे जाते हुए यदि हम कार्बन की श्रृंखला चुनते हैं तो हमें 3 कार्बन की श्रृंखला मिलेगी। साथ ही साथ जो दूसरे नंबर का कार्बन होगा उसमें एक हमें मेथाइल समूह भी जुड़ा हुआ दिख रहा है और दूसरी ओर हमें इसमें हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ भी दिख रहा है। तो यहाँ पर हम देखें कि जो बीच वाला यानी कि दूसरे नंबर का जो कार्बन है उससे एक मेथाइल समूह और एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसका नामकरण करेंगे 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल, क्योंकि मेथाइल समूह और हाइड्रोक्सिल समूह दोनों ही दूसरे नंबर के कार्बन पर उपस्थित हैं। इसी तरह से हम और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो संरचना है, यहाँ पर हम देखें कि सबसे पहले हम लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं और लंबी कार्बन श्रृंखला चुनने के लिए यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर 1 2 दूसरे नंबर के कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह है, उसके बाद तीसरे नंबर के कार्बन पर यहाँ पर इंगित हो रहा है कि यहाँ पर एक मेथाइल समूह उपस्थित है, उसके बाद चौथे नंबर का कार्बन है और ये 5वें नंबर का कार्बन है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखें कि 5 चूंकि कार्बन यहाँ पर उपस्थित है तो यह पेंटेन जो हाइड्रोकार्बन है उसका डेरिवेटिव होगा, उसका व्युत्पन्न होगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल समूह है वह दूसरे नंबर के कार्बन पर उपस्थित है तथा जो मिथाइल समूह है वह तीसरे नंबर के कार्बन पर उपस्थित है। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथाइल पेंटेन 2 ऑल। तो इस तरह से हम इसका नामकरण करेंगे। इसी तरह से हम एक और उदाहरण ले सकते हैं।
यहाँ पर हम देखें कि जिधर से हाइड्रोक्सिल समूह पास है उधर से हम इसका नामकरण करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि पहले दूसरे के बाद तीसरे नंबर के कार्बन पर यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। उसके बाद चौथे नंबर के कार्बन पर एक एथाइल समूह जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर उसके बाद पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां 8 कार्बन की ये लंबी श्रृंखला हमें प्राप्त होती है। और 8 कार्बन है, इसका मतलब है कि यह ऑक्टेन हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर हम इसका नामकरण करेंगे। चूंकि चौथे नंबर पर यहाँ पर हम देखें कि एथाइल समूह उपस्थित है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 एथाइल ऑक्टेन 3 ऑल। ये इसका नाम हो जाएगा, या इसे हम 4 एथाइल 3 ऑक्टेनॉल भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम देखें कि ये सभी जो अल्कोहल हमने देखे वो सभी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल थे। अब हम बात करते हैं या नियम जानते हैं उन अल्कोहलों की या जिनमें कि एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। तो जो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं उनका नामकरण करने के लिए हम एल्केन के नाम को, जिनका ये डेरिवेटिव होता है, उसको पूरा का पूरा वैसे ही लिखते हैं जैसे कि इसके इंग्लिश नाम में लिखा जाता है। यानी कि यहाँ पर हम ई को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं, लेकिन इनके बाद में हम ऑल अनुलग्न अवश्य जोड़ते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें कि जो हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह है, तो उनकी संख्या को दर्शाने के लिए हम जो यहाँ पर गुणात्मक पूर्वलग्न उपयोग में लाते हैं, जैसे 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा आदि। साथ ही साथ हाइड्रोक्सिल समूह की स्थिति को दर्शाने के लिए हम यहाँ पर उपयुक्त स्थिति सूचक अंकों का उपयोग करते हैं, जो कि वही अंक होते हैं या जो जब हम कार्बन श्रृंखला को अंक का क्रमांकन करते हैं उस समय जो कार्बन को नंबर दिए जाते हैं वही अंक इन हाइड्रोक्सिल समूह की स्थिति को दर्शाने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि वो उसी कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर CH2 इससे जुड़ा हुआ एक OH है, फिर CH है, CH2 है और उसके बाद CH2OH है। तो यहाँ पर देखिए 3 कार्बन की यहाँ पर श्रृंखला हमें दिखाई दे रही है और इसमें से तीनों ही कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो नामकरण हम करेंगे, चूंकि 3 कार्बन है और इसलिए ये प्रोपेन का डेरिवेटिव होगा। और यहाँ पर हम बता दें कि जो प्रोपेन है वो पूरा लिखा जाएगा, यहाँ पर ई को हम विलोपित नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका नाम प्रोपेन। और साथ ही साथ अब हाइड्रोक्सिल समूह की हमें स्थिति दर्शानी होगी और यहाँ पर तीनों हाइड्रोक्सिल समूह पहले, दूसरे और तीसरे कार्बन पर उपस्थित हैं, यानी कि 1, 2, 3 पर उपस्थित हैं और इनकी जो संख्या है वह 3 है। इसलिए इसके लिए हम जो पूर्वलग्न उपयोग करेंगे वह करेंगे ट्राई। तो इस तरह से इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल। प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल। तो इस तरह से हम जो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं उनका नामकरण करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर और उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर है CH3CH जिससे जुड़ा हुआ है एक OH समूह और उसके बाद है CH2 जिससे जुड़ा हुआ है एक अन्य OH समूह। तो यहाँ पर भी हम इसका नामकरण करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर भी 3 कार्बन हमें दिखाई दे रहे हैं तो ये होगा प्रोपेन का डेरिवेटिव प्रोपेन 1, 2 डाई ऑल। तो इस तरह से पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के नामकरण भी हम करते हैं। इसके अलावा हम देखें कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वह चक्रीय साइक्लिक संरचना में भी हमें मिलते हैं और यदि और उनके किसी एक हाइड्रोजन को जब हम एक से अधिक हाइड्रोजन को जब हम हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमें साइक्लिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। और ये जो साइक्लिक अल्कोहल हैं इनके नामकरण करने के लिए हम इनके नाम के पहले साइक्लो पूर्व लग्न का उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक उदाहरण दे सकते हैं। यहाँ पर आपको जो एलिफैटिक कंपाउंड चक्री
एलिफेटिक यौगिक दिख रहा है जिसमें कि 6 कार्बन की एक चेन दिखाई दे रही है और जिसमें कि एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी हम कार्बन का अंकन करेंगे और कार्बन का अंकन हम उस कार्बन से करते हैं जिससे कि हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है। हाइड्रोक्सिल समूह के से जुड़े हुए कार्बन को हम पहला नंबर देते हैं और इस तरह से तो यहाँ पर जो इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन है तो ये हेक्सेन का डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल यहाँ पर। और यहाँ पर भी हम बता दें कि जो यहाँ पर जो हेक्सेन एल्केन होगा वहाँ उसका उपयोग भी हम उसमें अंत के ई को हटाकर करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। इसी तरह से एक और उदाहरण हम देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि 5 कार्बन की एक चक्रीय संरचना आपको दिखाई दे रही है जिसमें कि एक हाइड्रोक्सिल समूह भी उपस्थित है और एक मिथाइल समूह भी यहाँ पर उपस्थित है। तो यहाँ पर पुनः जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है उसे हम पहला क्रमांक देंगे और उसके बाद जो मिथाइल समूह है उसे हम दूसरा क्रमांक देंगे, क्योंकि हम जानते हैं प्रतिस्थापियों की स्थिति का जो नंबरिंग हम इस तरह से करते हैं जिससे सभी प्रतिस्थापियों की जो नंबर है उनका योग किया जाए तो वो कम से कम आना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर नंबरिंग हम करेंगे। हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े हुए कार्बन को पहला अंक देंगे, मिथाइल समूह से जुड़े हुए कार्बन को दूसरा अंक देंगे और इस तरह से हमें 5 कार्बन की श्रृंखला का यहाँ पर चक्र दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये पेंटेन का डेरिवेटिव होगा और इसका नामकरण करेंगे। तो पहले हम प्रतिस्थापी को नाम लिखेंगे प्रीफिक्स के तौर पर, फिर हम जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसका नाम लिखेंगे और फिर अंत जो नाम का अंत होगा वो हम ऑल अनुलग्न के द्वारा करेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 2-मेथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। तो इस तरह से हम देखें कि बड़ी आसानी से कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए हम इन अल्कोहल्स के नामकरण कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फिनॉल का नामकरण किस तरह से किया जाता है। फिनॉल, जहाँ पर जो ये फीन PHENE जो फीन शब्द दिख रहा है वह वास्तव में बेंजीन को दर्शाता है। तो इसका मतलब यह है कि फिनॉल में एक बेंजीन रिंग उपस्थित होती है और इसीलिए इन्हें हम बेंजेनॉल भी कहते हैं। बेंजीन जो सबसे सरलतम हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न होता है वह है फिनॉल और प्रायः जो इसका जो फिनॉल जो इसका सामान्य नाम भी होता है और इसका IUPAC के द्वारा समर्थित नाम भी यह है फिनॉल। इसके बाद हम देखें कि जो फिनॉल की जो संरचना होती है उसमें बेंजीन वलय बेंजीन रिंग उपस्थित होती है और इसीलिए बेंजीन रिंग के जो हाइड्रोजन होते हैं वो भी यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित रहते हैं और इस तरह से इनकी जो पोजीशन है ये ऑर्थो पोजीशन पर उपस्थित है, यानी कि 1-2 स्थिति पर उपस्थित है या 1-3 स्थिति पर उपस्थित है, मेटा पोजीशन पर उपस्थित है या फिर 1-4 यानी कि पैरा एक दूसरे के से पैरा पोजीशन पर उपस्थित हैं। इसके आधार पर हम इनका नामकरण करते हैं। पहले हम कुछ उदाहरण लेते हैं मोनो हाइड्रोक्सी फिनॉल्स के, जिसमें कि जो बेंजीन रिंग में केवल एक ही हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है। तो इसका सबसे सरल जो उदाहरण है वह है फिनॉल, जिसमें कि एक बेंजीन रिंग उपस्थित होती है और उसके एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इसी तरह से हम देखें कि यदि बेंजीन रिंग में पहले से एक मिथाइल समूह उपस्थित हो और जिसका सामान्य नाम होता है टालुइन, और इस मिथाइल समूह के उपस्थित होने के साथ ही साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो इस प्रकार की जो यौगिक हमें प्राप्त होता है उसका सामान्य नाम होता है क्रिसॉल। और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो मिथाइल समूह है और हाइड्रोक्सिल समूह है
ये दोनों एक दूसरे से पास पास वाले कार्बन पर यानी कि 1-2 पोजीशन पर उपस्थित हैं और इसलिए इस प्रकार के जो इनके सामान्य नाम होता है इसे हम ऑर्थोक्रिसॉल कहते हैं। लेकिन जब हम इनका IUPAC नामकरण करेंगे तो हम यहाँ पर कार्बन की नंबरिंग करेंगे और कार्बन की नंबरिंग करते समय हम हाइड्रोक्सिल समूह वाले कार्बन को पहला अंक देंगे और मिथाइल समूह वाले कार्बन को दूसरा नंबर देंगे और इस तरह से इस यौगिक का नाम हो जाएगा 2-मिथाइल फिनॉल। इसके बाद हम देखते हैं एक अन्य उदाहरण, यदि यहाँ पर जो मिथाइल समूह और हाइड्रोक्सिल समूह एक दूसरे से एक कार्बन के अंतर पर उपस्थित हों यानी कि ये 1-3 पोजीशन पर उपस्थित हो तो उस समय जो इनकी स्थिति होगी वो हो जाएगी मेटा पोजीशन और इसलिए इस यौगिक को तब हम मेटाक्रिसॉल कहते हैं। लेकिन जब हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्योंकि जो हाइड्रोक्सिल समूह है उससे तीसरे नंबर के पोजीशन पर मिथाइल समूह उपस्थित है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 3-मिथाइल फिनॉल। इसी तरह से यदि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह और मिथाइल समूह 1-4 पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर उपस्थित होंगे तो यहाँ पर इस यौगिक का जो सामान्य नाम होता है वो होता है पैराक्रिसॉल और यहाँ पर लेकिन जब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4-मिथाइल फिनॉल। तो इस तरह से मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल का हम नामकरण करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डाईहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न या जिसे हम डाईऑल भी कहते हैं। तो यहाँ पर अब देखें कि एक बेंजीन रिंग में के 2 हाइड्रोजन परमाणु को 2 हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो इस तरह से इस यौगिक का जो सामान्य नाम होता है वह होता है कैटेकॉल और इसका लेकिन जब हम इसका नामकरण करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि ये बेंजीन से व्युत्पन्न है तो यहाँ पर हो जाएगा और 2 यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह हैं और दोनों हाइड्रोक्सिल समूह 1-2 पोजीशन पर उपस्थित हैं। तो इस तरह से इनका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाईऑल। इस तरह से इसका नामकरण किया जाएगा। इसी तरह से यदि ये 1-3 पोजीशन पर उपस्थित हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1-3 इसका जो पोजीशन पर उपस्थित होने पर जब तो इसका जो सामान्य नाम होता है वह होता है रिसोर्सिनॉल। लेकिन इसका IUPAC पद्धति में हम नाम लिखेंगे बेंजीन, यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ साथ यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल समूह है 1-3 पोजीशन पर उपस्थित हैं जिनकी संख्या 2 है। तो इसे दर्शाने के लिए हम लिखेंगे बेंजीन 1,3 डाईऑल। इसी तरह से यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल समूह है वह 1-4 पोजीशन पर उपस्थित हो तो इसे हम इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा वह हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाईऑल। और साथ ही साथ इस जो यौगिक का नाम होता है सामान्य नाम होता है वह होता है हाइड्रोक्विनोन। तो इस तरह से हम इनका नामकरण कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और उदाहरण हम देखते हैं जिसमें कि हाइड्रोक्सिल समूह के अलावा अन्य प्रतिस्थापी भी उपस्थित हों। जैसे कि यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हैं, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग में 2 मिथाइल समूह भी उपस्थित है और 1 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है। तो यहाँ पर भी हम जो नाम पहले जो क्रमांकन करेंगे कार्बन रिंग का तो उसमें कार्बन उस कार्बन को पहला अंक देंगे जो कि हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ है और उसके बाद हम इसमें बाकी के कार्बन की नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दूसरे नंबर के कार्बन पर और छठे नंबर के कार्बन पर यहाँ पर 2 मिथाइल समूह उपस्थित हैं। तो पहले हम जो प्रतिस्थापी हैं उनका नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद हम जो फिनॉल है उसका नामकरण करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2,6 डाईमिथाइल फिनॉल इस यौगिक का नाम हो जाएगा और इसे इसका जो सामान्य नाम होता है वह 2,6 जाइनॉल भी इसका नाम लिखा जाता है। इसके साथ साथ यदि यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरा उदाहरण है जिसमें कि बेंजीन रिंग में 1 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है और साथ ही साथ पैरा पोजीशन पर एक क्लोराइडो समूह यहाँ पर उपस्थित है। तो इसका नाम हो जाएगा 4-क्लोरोफिनॉल या इसे हम पैराक्लोरोफिनॉल भी कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक अन्य उदाहरण देख रहा है जिसमें कि एक बेंजीन रिंग में 3 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हैं। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 1-2-3 बेंजीन ट्राईऑल।
तो इस तरह से यहाँ पर हम भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिस्थापी युक्त फिनोलों का नामकरण कर सकते हैं। अल्कोहल और फिनोलों के नामकरण जान लेने के बाद आइए अब हम इन अल्कोहल समूह तथा फिनोल समूह जो क्रियात्मक समूह हैं उनकी संरचना को जानें। यदि हम यहाँ पर अल्कोहल की संरचना देखें तो अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है यानी कि OH समूह में जो ऑक्सीजन है वह ऑक्सीजन तथा कार्बन आपस में सिग्मा आबंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं और ये जो सिग्मा आबंध है वह कार्बन के sp3 संकरित ऑर्बिटल तथा ऑक्सीजन के sp3 संकरित ऑर्बिटलों के अतिव्यापन के फलस्वरूप बनता है। अब चूंकि यहाँ पर sp3 प्रकार का संकरण हुआ है अतः यहाँ पर जो आबंध कोण है वह 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए जो कि sp3 संकरित ऑर्बिटलों में प्रायः पाया जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर उपस्थित होते हैं और इन लोन पेयर में प्रतिकर्षण होने की वजह से जो कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो आबंध कोण होता है वह थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी कि चतुष्फलकीय आबंध कोण की तुलना में ये थोड़ा सा कम हो जाता है और इसका मान 108.9 डिग्री रह जाता है। इसके अलावा हम देखें कि यहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन के आबंध लंबाई होती है वह 142 पिकोमीटर होती है और साथ ही साथ यहाँ पर जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच आबंध लंबाई होती है वह 96 पिकोमीटर होती है। इसी तरह से अब यहाँ पर हम देखें जो फिनोल की संरचना, तो फिनोल की संरचना में जो हाइड्रोक्सिल समूह यहाँ पर हम देखें कि एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ होता है और जो एरोमेटिक रिंग का जो कार्बन होता है वह हम जानते हैं sp2 संकरित कार्बन होता है। यहाँ पर जो फिनोल में कार्बन और ऑक्सीजन की जो बंध लंबाई होती है वह अल्कोहल की तुलना में कम होती है। यहाँ पर इसकी जो बंध लंबाई है वह 136 पिकोमीटर होती है। साथ ही साथ जो कि मेथेनॉल या जो हम कहें अल्कोहल में उपस्थित बंध लंबाई से थोड़ी सी कम होती है और इसके पीछे कारण है कि जो यहाँ पर ऑक्सीजन के जो असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म है यानी कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो एरोमेटिक रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं उनके साथ ये संयुग्मन कॉन्जुगेशन में उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखें कि जो कार्बन है वह sp2 संकरित होता है और तथा जबकि ऑक्सीजन का यहाँ पर sp3 संकरित ऑर्बिटलों से यह जुड़ा हुआ होता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें कि जो sp2 संकरित संकरण होने की वजह से यहाँ पर जो बंध लंबाई होती है वह भी थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो आबंध कोण है यानी कि जो बेंजीन रिंग वाले कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो आबंध कोण होता है वह 109 डिग्री का पाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले बताया कार्बन और ऑक्सीजन की आबंध लंबाई होती है वह अल्कोहल की तुलना में कम होती है और 136 पिकोमीटर होती है।